नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे कानून की जिसने इंडिया में बिजनेस करने का तरीका ही बदल दिया है, खासकर जब कोई कंपनी मुश्किल में हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 की, यानी आईबीसी की। ये सिर्फ कोई कानून नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा एक गेम चेंजिंग कदम रहा है। तो इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा पीछे चलते हैं। सोचिए जरा, 2016 से पहले का टाइम, जब कोई बड़ी कंपनी अपना कर्ज नहीं चुका पाती थी तो होता क्या था। तो आज इस कोड को पूरी तरह से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि पहले क्या दिक्कतें थीं, एक खंडित अतीत। फिर कुछ जरूरी शब्द समझेंगे, जैसे दिवाला और दिवालियापन में क्या फर्क है। इसके बाद आईबीसी के 4 स्तंभ, ये काम कैसे करता है। और आखिर में इसका असली मिशन क्या है, यानी संपत्ति ही नहीं, मूल्य को बचाना। कहते हैं ना कि किसी दवाई की अहमियत तभी समझ आती है जब बीमारी पता हो। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आईबीसी की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों। मतलब कोड आने से पहले प्रॉब्लम क्या थी। देखिए, आईबीसी से पहले ना कोई एक सीधा साधा कानून था ही नहीं, बल्कि कानूनों का एक पूरा जाल बिछा हुआ था। मतलब कंपनी एक्ट अलग, सारफेसी अलग, सार्काइल अलग, इतने सारे कानून और सब एक दूसरे में उलझे हुए। नतीजा, कोई भी केस सालों साल तक खिंचता रहता था। बहुत महंगा, बहुत धीमा, और जब तक कोई फैसला आता उस कंपनी की वैल्यू लगभग खत्म हो चुकी होती थी। चलिए अब एक बहुत जरूरी चीज समझते हैं, इसकी भाषा। 2 शब्द हैं, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी। हिंदी में कहें तो दिवाला और दिवालियापन। सुनने में एक जैसे लगते हैं और लोग अक्सर इन्हें एक ही समझ लेते हैं, पर इनमें एक बड़ा फर्क है। और ये समझना, समझिए कि आईबीसी को समझने की पहली सीढ़ी है। तो पहले बात करते हैं इंसॉल्वेंसी की, यानी दिवाला। ये एक फाइनेंशियल स्टेट है, मतलब ये एक आर्थिक हालत है, कोई कानूनी ठप्पा नहीं। मान लीजिए कोई कंपनी है जो अपने सप्लायर्स को, अपने कर्मचारियों को टाइम पर पैसा नहीं दे पा रही, तो हम कहेंगे कि वो कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है। ये बस एक स्थिति है, पैसे चुका पाने में नाकाम होने की। और दूसरा शब्द है बैंक्रप्सी, यानी दिवालियापन। अब ये एक लीगल प्रोसेस है। जब कोई कंपनी इंसॉल्वेंट होती है और कोई हल नहीं निकलता, तब मामला कोर्ट में जाता है और फिर कोर्ट उसे लीगली बैंकरप्ट घोषित कर सकती है। तो आसान शब्दों में, इंसॉल्वेंसी एक प्रॉब्लम है और बैंकरप्सी उसका कानूनी नतीजा या समाधान। तो अब रिश्ता साफ है ना। इंसॉल्वेंसी मतलब आर्थिक तंगी की हालत, और बैंकरप्सी मतलब कानूनी प्रक्रिया जो उसके बाद शुरू हो सकती है। पर हर इंसॉल्वेंट कंपनी बैंकरप्ट हो ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर बीमार इंसान का अंत बुरा नहीं होता। और यहीं पर आईबीसी का असली रोल आता है। इसका मकसद यही है कि कंपनी को बैंकरप्ट होने से, मतलब खत्म होने से पहले ही बचा लिया जाए। तो सवाल ये उठता है कि आईबीसी ने इस पुराने बिखरे हुए सिस्टम को बदला कैसे। इसका जवाब है एक बहुत ही मजबूत, एक मॉडर्न स्ट्रक्चर बनाकर। एक ऐसा ढांचा जो 4 पिलर्स यानी 4 स्तंभों पर खड़ा है। यही 4 स्तंभ इस पूरे प्रोसेस को चलाते हैं और असरदार बनाते हैं। तो ये हैं वो 4 पिलर्स। सबसे पहला है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, यानी एनसीएलटी, जो इन मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट है। दूसरा है द रेगुलेटर, यानी आईबीबीआई। ये समझिए इस पूरे खेल का रेफरी है, जो नियम बनाता है और सब पर नजर रखता है। तीसरे हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। ये वो एक्सपर्ट्स हैं जो एक डॉक्टर की तरह कंपनी को बचाने का काम करते हैं। और चौथा है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। ये एक तरह का डिजिटल रिकॉर्ड रूम है जहां सारी फाइनेंशियल जानकारी जमा होती है, ताकि सब कुछ साफ साफ रहे। ये चारों मिलकर ही इस प्रोसेस को तेज और ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने इसके 4 स्तंभ देख लिए, तो चलिए अब देखते हैं कि ये प्रोसेस असल में काम कैसे करता है। इस पूरी प्रक्रिया का एक नाम है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, या शॉर्ट में CIRP। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये पूरा खेल शुरू होता है एक डिफॉल्ट से। मतलब जब कोई कंपनी कम से कम 1 करोड़ रुपए का कर्ज नहीं चुका पाती, तो बस ट्रिगर दब जाता है और CIRP प्रोसेस शुरू करने का रास्ता खुल जाता है। ये वो पहली चिंगारी है जो इस पूरी मशीनरी को हरकत में लाती है। तो देखिए प्रोसेस चलता कैसे है। स्टेप 1, जिसने पैसा दिया है वो एनसीएलटी में एप्लीकेशन देता है। स्टेप 2, कोर्ट तुरंत एक मॉरेटोरियम लगा देता है, मतलब एक शांत अवधि जिसमें कंपनी के खिलाफ कोई और कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, सब कुछ रुक जाता है। स्टेप 3, एक बाहरी एक्सपर्ट, जिसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कहते हैं, वो कंपनी का मैनेजमेंट संभाल लेता है। स्टेप 4, फिर सारे लेनदारों की एक कमिटी बनती है जिसे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कहते हैं। और आखिर में स्टेप 5,
यही कमेटी मिलकर फैसला करती है कि कंपनी को किसी नए प्लान से बचाया जाए या फिर उसकी संपत्ति बेचकर यानी लिक्विडेट करके मामला खत्म किया जाए। और अब बात करते हैं आईबीसी के सबसे क्रांतिकारी फीचर की, और वो है टाइम। पुराने सिस्टम में केस 10-10, 20-20 साल चलते थे, लेकिन आईबीसी ने आकर सीधा एक स्टॉप वॉच लगा दी। ये सचमुच में एक रेस है समय के खिलाफ, जहां पर हर एक दिन मायने रखता है। कानून कहता है कि ये पूरा रेजोल्यूशन प्रोसेस 180 दिनों के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। जी हां, सिर्फ 180 दिन, यानी करीब 6 महीने। ये डेडलाइन सबको मजबूर कर देती है कि तेजी से काम करो और कोई हल निकालो। और हाँ, अगर बहुत ही मुश्किल हालात हों तो कुछ एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन फिर भी पूरी प्रक्रिया को हर हाल में 330 दिनों के अंदर खत्म करना ही होगा। बस, नो इफ्स नो बट्स। यही जो सख्त टाइमलाइन है ना, यही आईबीसी की असली ताकत है। ये पक्का करती है कि मामले अनंत काल तक लटके ना रहें। तो हमने प्रोसेस तो समझ लिया, लेकिन इस कानून की आत्मा क्या है, इसका असली मकसद क्या है? अब हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, जो आईबीसी की फिलॉसफी को बताता है। और वो ये है कि ये कानून सिर्फ कर्ज वसूलने या कंपनी की संपत्ति बेचने के लिए नहीं है। आईबीसी का सबसे बड़ा मकसद है वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। मतलब ये कि सिर्फ कंपनी की जमीन, मशीनें ही नहीं बचानी है, बल्कि उसकी नौकरियां, उसका ब्रांड, मार्केट में उसकी जगह, उस पूरे चलती फिरती कंपनी को बचाना है। इससे एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि अब बिजनेस में फेल होने का मतलब ये नहीं कि सब खत्म। ये कानून सभी के बीच, चाहे वो लेनदार हों, कर्मचारी हों या मालिक, सबके हितों में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। और इस बात को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है कि आईबीसी कोई रिकवरी टूल नहीं है। ये कर्ज वसूलने का हथियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ये साफ किया है। इसका पहला काम रेजोल्यूशन है, रिवाइवल है। मतलब कंपनी को जिंदा करना है, मारना नहीं। ये एक डॉक्टर की तरह है जिसका काम मरीज को बचाना होता है, उसका पोस्टमार्टम करना नहीं। और यहीं पर आके हम एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। आईबीसी का असल लक्ष्य किसी बिजनेस को एक गोइंग कंसर्न यानी एक चलती हुई इकाई के तौर पर बचाना है। इसने भारत में फेलियर को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। अब फोकस सजा देने पर नहीं, बल्कि बचाने पर है। तो ये कानून सिर्फ कुछ नियम नहीं, बल्कि एक पूरी नई आर्थिक सोच है। तो अगली बार जब किसी बड़ी कंपनी के मुश्किल में होने की खबर आए, तो ये सवाल जरूर उठेगा कि क्या ये उसके अंत की शुरुआत है या फिर एक नई शुरुआत का